नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पे। और मैं नीतीश स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी CDP की क्लास में। दोस्तों, CDP की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं अधिगम। हमने शुरू कर दिया था अधिगम। हमने जाना था क्या होता है अधिगम, हमने जाना था कि क्या होता है अधिगम का संकुचित अर्थ, और साथ ही साथ जाना था कि क्या होता है अधिगम का व्यापक अर्थ। अधिगम का संकुचित अर्थ यानी कि सीखना, अधिगम का व्यापक अर्थ यानी कि व्यवहार में परिवर्तन। इतना आप सभी पढ़ चुके थे। उसके बाद हम बात कर रहे थे अधिगम के कुछ सिद्धांतों की। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न विभिन्न सिद्धांत दिए हैं, जिनमें हम बात कर चुके हैं एडविन रे गुथरी साहब के सिद्धांत की, और बात कर चुके हैं हम टॉलमैन साहब के सिद्धांत की। हमने 2 सिद्धांत लिया था कल, हम 2 सिद्धांत पढ़ चुके हैं। जो लोग नए हैं वो प्लेलिस्ट से जाकर पहली वीडियो देख लें। अभी जस्ट अधिगम शुरू हुआ है तो एक वीडियो देख लेना, 40-45 मिनट की एक वीडियो देख लेना, कोई बड़ा काम आप लोगों के लिए नहीं होगा, तो परेशान नहीं होना है। उस वीडियो को जाके देखना है प्लेलिस्ट से CDP बाय नीतीश में। और फिर हम आगे बढ़ेंगे आज, और कुछ और बेहतरीन अधिगम के सिद्धांत लेने वाले हैं हम लोग। उन बेहतरीन सिद्धांतों में बात करते हैं। तो आज हम सबसे पहला जो सिद्धांत लेने वाले हैं वो सिद्धांत होगा आपका पसंदीदा सिद्धांत है, वो सब लोग परिचित हैं उससे, और वो सिद्धांत है थॉर्नडाइक साहब का। किसका सिद्धांत हम लोग लेने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक साहब के सिद्धांत के बारे में। सब के सब लोग इन सिद्धांत से परिचित हैं। थॉर्नडाइक का नाम जिसने CDP खोल लिया तो थॉर्नडाइक का नाम पहले आता है, CDP बाद में शुरू होती है। तो थॉर्नडाइक से आप सभी परिचित हैं। हम बात करेंगे थॉर्नडाइक साहब की। तो आज हम किसका सिद्धांत पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के बारे में कुछ बात कर लें तो ये बेसिकली अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहां के मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक साहब? तो थॉर्नडाइक साहब हैं अमेरिका के मनोवैज्ञानिक। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक साहब। और बात करें इनकी तो इनको कुछ बहुत बड़ी उपाधि दी गई है, और वो उपाधि है इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा गया है। क्या कहा गया है? शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा गया है। ये बातें हुई। बात किसकी कर रहे हैं हम? थॉर्नडाइक की। चलिए स्लाइड्स आपको दिखा देते हैं। आप लोग कायदे से नोट्स बना लीजिएगा। स्लाइड्स सिर्फ और सिर्फ आप अच्छे से नोट्स बना सकें, सिर्फ इसलिए स्लाइड्स चल रही हैं। देखिए बात हम किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की किसकी बात कर रहे हैं? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। कहां के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, पूरी जो आप एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसका जनक ही इन्हें बना दिया गया है। किसे? थॉर्नडाइक साहब को। तो बहुत बड़ी बात है, कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो आपका फट से उत्तर आना चाहिए थॉर्नडाइक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि थॉर्नडाइक साहब के कुछ प्रमुख सिद्धांत के बारे में अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब ने दिए हैं। चलिए शुरू करें। आई होप आप सभी तैयार होंगे, क्योंकि ये हमारा था बेसिक परिचय, और उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं थॉर्नडाइक के बारे में, कुछ डिटेल बात करने वाले हैं। ठीक है, जो थॉर्नडाइक का सबसे पहला जो आता है आपका कि क्या इन्होंने क्या दिया, तो थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व के विभाजन के बारे में हम बात करने वाले हैं। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व का विभाजन के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या होता है व्यक्तित्व का विभाजन? सबसे पहली बात कि क्या होता है व्यक्तित्व का विभाजन। हर किसी की पर्सनालिटी कुछ अलग होती है, हर किसी के सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, हर चीज अलग होता है, और इसी हिसाब से उन्होंने किया है हमारी व्यक्तित्व का विभाजन। तो थॉर्नडाइक ने चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है। किसके आधार पर? चिंतन मतलब हम कैसा सोचते हैं, और कल्पना शक्ति यानी कि हमारी इमेजिनेटिव पावर कैसी है, कल्पना शक्ति इमेजिनेटिव, हम इमेजिनेशन कैसा करते हैं, इन्हीं सारी बातों को लेकर के उन्होंने व्यक्तित्व के 3 विभाजन किए हैं।
उन्होंने व्यक्तित्व के 3 विभाजन किए। उनका जो पहला विभाजन था वो था स्थूल या मूर्त विभाजन। आपने स्थूल बुद्धि और मूर्त बुद्धि भी पढ़ी थी कि जो दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देता है, वैसे ही है बिल्कुल यहां पर भी, क्योंकि शब्द वही है, बस शब्द इसके आगे वहां पे बुद्धि जुड़ा था और यहां पर व्यक्तित्व की हम बात कर रहे हैं। देखिए स्थूल और मूर्त 2 शब्द मिलते, 2 का एक ही चीज है पर 2 अलग अलग शब्द कहे गए हैं, या तो इसको स्थूल व्यक्तित्व भी कहा गया है और साथ ही साथ इसको मूर्त व्यक्तित्व कहा गया है। अब बात करें कि कैसे स्थूल बुद्धि होती है और कैसे मूर्त बुद्धि, मतलब सॉरी, स्थूल व्यक्तित्व किसका होता है और मूर्त व्यक्तित्व किसका होता है। देखिए एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा टेरी रिपेयरिंग, मतलब जो मैकेनिक होता है, जो टीवी की रिपेयरिंग करता है, उसकी बुद्धि कैसी, उसकी व्यक्तित्व कैसा होता है, उसका व्यक्तित्व होता है स्थूल व्यक्तित्व। अब कैसे उसका स्थूल व्यक्तित्व होता है, देखिए वो कोई नया इन्वेंशन तो नहीं कर रहा होता है, उसके आंखों के सामने जो चीज उसे सिखा दी गई, जब पिछली बार मान लीजिए कोई चीज खराब हुई थी तो उसको पता है यहां से ये वायर गया है और ये यहां से जाके यहां जुड़ा है और यहां से जाके यहां जुड़ा है, इसको बीच में कहीं पे कनेक्शन कट हो गया होगा, इसलिए टीवी में ऐसी दिक्कत आ रही है, इसे सब कुछ पता है। देखिए ऐसे मान लीजिए एक वायर है, वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक। अब उसे पता है कि ऐसी दिक्कत आ रही है, अगर टीवी का रंग नीला हो जा रहा है, स्क्रीन का रंग, तो यानी कि यहीं पे कहीं दिक्कत होगी, उसे पता है। अब कभी भी टीवी का रंग नीला हुआ होगा तो यहीं हुआ होगा। तो ये सारी चीजें उसने देखी हुई हैं, उसने सीखी हैं ये चीजों को, उसने इसमें खुद का कोई दिमाग नहीं लगाया है, उसने इन चीजों को सीखा है कि जब टीवी का रंग नीला पड़े, पीला पड़े, लाल पड़े तो किन किन सिचुएशन में क्या क्या चीजें खराब होने से ऐसा होता है। तो इसी वजह से उसने जो सब कुछ देखा, दिखाया, सीखा हुआ उसका कार्य करता है, इसी वजह से उसका व्यक्तित्व को कहा गया है स्थूल या मूर्त व्यक्तित्व। स्थूल या मूर्त व्यक्तित्व। क्लियर हुआ पहला पॉइंट। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो दूसरा है सूक्ष्म या अमूर्त बुद्धि। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म या अमूर्त बुद्धि, जिसका एग्जाम्पल आप सभी को दिख रहा होगा, साइंटिस्ट लिखा है। देखिए अगर हम दोनों को कनेक्ट करके जोड़ के समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है स्थूल और, देखिए स्थूल और सूक्ष्म में क्या हुआ था कि उसे सब कुछ पता था कि ऐसे ऐसे तार होता है और इसमें ऐसा होता है, उसने अपनी तरफ से कोई नया तार उठा के जोड़ा, कोई ऐसी चीज थी जो उसमें ना रही हो, जो उस टीवी के बोर्ड में ना फिट रही हो, उसने एक्स्ट्रा उठा के फिट कर दी, ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन यहां पे क्या होता है, जब बात अमूर्त बुद्धि की करते हैं तो यहां पे इंसान खुद का इन्वेंशन करता है, खुद से सोचता है, जो चीजें वहां नहीं होती हैं, जो चीजें वहां नहीं होती हैं उसको लगाने पे। जैसे मान लिया कि टीवी का एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक वैज्ञानिक है जिसने टीवी बनाई, चित्र अलग दिखता था, चित्र अलग दिखता था और आवाज के लिए हमें एक अलग से स्पीकर लगाना पड़ता था। मान लिया ये हमारी टीवी है, गलत हो गई हमारी टीवी भैया, ये हमारी टीवी है वो पुरानी वाली, यही है हमारे यहां, ठीक है। तो ये हमारी टीवी है और इसके लिए जब हमें साउंड सुनना होता था तो यहां पे एक अलग से स्पीकर हम रखते थे, स्पीकर, ये टीवी, ठीक, ये हो गया आपका टीवी, ये हो गया आपका स्पीकर। अगर आपका साउंड खराब होता था तो आप मैकेनिक के पास जाते थे, स्थूल बुद्धि वाले के पास जाते थे, तो स्पीकर लेके जाते थे, उसे सही करा लाते थे। टीवी खराब होती थी तो आप टीवी लेके जाते थे और स्थूल बुद्धि वाले से सही करा लाते थे। जब बात यही अमूर्त बुद्धि वाले की आई तो उसने कहा जब टीवी और स्पीकर अगर हम एक ही में कर दें तो क्या दिक्कत है, अलग अलग चीज, इंसान को परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, एक वर्कलोड भी कम होगा कि चीजें करीब करीब भी हो जाएंगी, एक ही में हो जाएंगी, स्पेस कम ऑक्यूपाई करेंगी। उसने क्या किया, इसमें पीछे एक छोटा सा डिब्बा बनाया और एक छोटा सा स्पीकर अपने आप से इन्वेंट किया और यहां पे स्पीकर भी रख दिया। अब टीवी के अंदर से ही आवाज आने लगी। तो हुआ क्या कि जो चीजें दिखती थी उनको सही किसने किया, स्थूल बुद्धि वाले ने। लेकिन जो चीजें नहीं भी दिखती थी, एक नया इन्वेंशन जो किया, जो चीजें नहीं दिखती थी वो किसने किया, अमूर्त बुद्धि वाले ने, सूक्ष्म बुद्धि वाले ने, जिसका एग्जाम्पल कौन है, साइंटिस्ट, उसका एकदम सटीक एग्जाम्पल है। बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की, अपने प्रत्यय या विचारक व्यक्तित्व वाला। जो किसका प्रत्यय या विचारक व्यक्तित्व कौन होगा, ऐसे लोग जो सिद्धांत की रचना करते हैं, ऐसे लोग जो सिद्धांत की रचना करते हैं
वो विचारक व्यक्तित्व वाले कहे जाते हैं। उनमें आता कौन कौन है? यही जो आपके ऊपर के सूक्ष्म बुद्धि वाले और अमूर्त बुद्धि वाले, मूर्त बुद्धि वाले और अमूर्त बुद्धि वाले जो दोनों हैं, यही आपके आते हैं प्रत्यय और विचारक में। क्योंकि जैसा यहां पे लिखा हुआ है कि ऐसे जो लोग जो किसी सिद्धांत की रचना करते हैं, देखिए सिद्धांत क्या हुआ? कोई भी चीज जब फिक्स कर दी जाती है, कोई भी चीज जब फिक्स कर दी जाती है कि ये ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसे ही होगा, मतलब इसको एक नियम बना दिया हमने कि हां कभी भी होगा तो ऐसे ही होगा, तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर हम बात करेंगे तो वहां होता है कि वो एक सिद्धांत बन गया है कि हां ऐसे ही होगा। जैसे हम थॉर्नडाइक साहब का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, इन्होंने बिल्ली पे अपना कुछ प्रयोग किया, उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकाला और वो निष्कर्ष निकालने के बाद इन्होंने एक सिद्धांत दे दिया कि चीजें ऐसे ऐसे होती हैं, और आज आप उसी सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए ये हो गई बात थॉर्नडाइक के पहले व्यक्तित्व का विभाजन की बात हो गई। अब थॉर्नडाइक का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है वो है थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं चैप्टर अधिगम का। तो चलिए बात करते हैं हम अधिगम की। देखिए थॉर्नडाइक के जो अधिगम के सिद्धांत हैं उनके कुछ निम्न नामों से उनको जाना जाता है। एस आर सिद्धांत, अभी अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं एस एस सिद्धांत, एस आप पढ़ के आए हैं एस एस सिद्धांत, और आप पढ़ के आए हैं एस आर एसोसिएशन सिद्धांत, यानी कि सहचर्य का सिद्धांत। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, साथ ही साथ उन्होंने दिया है उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत, यानी कि एस आर। इसको क्या बोलते हैं? इनको जो अधिगम का सिद्धांत है इसे हम किन किन नामों से जानते हैं? तो इन्हें हम जानते हैं एस आर का सिद्धांत के नाम से, एस आर बॉन्ड थ्योरी यानी कि अनुबंध का सिद्धांत, संबंधवाद या संयोजनवाद का सिद्धांत, और सबसे जो फेमस है आपका सबसे ज्यादा जाने जाने वाला प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर, त्रुटि एवं प्रयास का नियम। बच्चे बच्चे के जबान पर रटा, क्योंकि सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, इसीलिए सबसे ज्यादा महत्व हम इसी नाम को देते हैं। और पढ़ते हैं हम थॉर्नडाइक का त्रुटि एवं प्रयास का नियम। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? थॉर्नडाइक का त्रुटि एवं प्रयास का नियम, प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर। अब इन्होंने अपना प्रयोग पहले किस पे किया? तो इन्होंने अपना जो पहले प्रयोग किया उसकी बात करें तो इन्होंने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पे। बहुत इंटरेस्टिंग है थॉर्नडाइक साहब का सिद्धांत, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिद्धांत है, मजा आ जाएगा भैया इसको पढ़ने में, क्योंकि अब शुरू हुआ है इनका मेन सिद्धांत, मजा आने वाला है। देखिए सिद्धांत, देखिए कहां से प्रश्न बनता है। सबसे पहले जानते हैं कि कहां से प्रश्न बनता है। इन्होंने अधिगम के 3 नियम दिए, अपना प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे। तत्परता का नियम दिया, अभ्यास या प्रयास का नियम दिया, तीसरा नियम दिया प्रभाव का नियम। अधिगम के तीनों नियम का सकारात्मक होना जरूरी है। चलिए अब इन बातों को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, इन बातों को हम डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या कहा है अभ्यास के 3 नियम में, बहुत आराम से समझेंगे। ठीक है, देखिए अभ्यास के 3 नियम इन्होंने दिए, तत्परता का नियम दिया, अभ्यास या प्रयास का नियम दिया, प्रभाव का नियम दिया। ठीक है, अब तत्परता का नियम क्या कहता है? देखिए आप तभी कोई चीज सीखेंगे, अधिगम की बात हो रही है यहां पे, तो आप कोई चीज कब सीखेंगे? जब आप किसी चीज को सीखने के इच्छुक होंगे तभी आप किसी चीज को सीखेंगे। आप किसी चीज को कब सीखेंगे? जब आप किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर होंगे, आपकी इच्छा कहेगी। जैसे मान लीजिए आपको अगर, देखिए बिल्ली का इन्होंने सिद्धांत दिया, तो हम बिल्ली की बात करते हैं। बिल्ली कोई अधिगम कब करेगी? कोई चीज सीखने की कोशिश कब करेगी? वो खाना खाने की कोशिश कब करेगी? जब उसे भूख लगेगी। तो भोजन आने पे जो उसके अंदर तत्परता आएगी वो कब आएगी? जब उसे भूख लगेगी। तो तत्परता होनी चाहिए, हमारे अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए कि कैसे हमको वो चीज हासिल हो सकती है, यही कहता है तत्परता का नियम। दूसरी बात जो हम करने वाले हैं वो है आपका अभ्यास या प्रयास का नियम। क्या कहता है आपका अभ्यास या प्रयास का नियम? देखिए
बात करते हैं हम अभ्यास या प्रयास के नियम की, तो हम सीखने के लिए लाख तत्पर हैं। हम कह रहे हैं कि हमको ये खाना चाहिए, हमको ये खाना है, लेकिन क्या एक बार में ही हम कोई चीज हासिल कर लेते हैं? ठीक है, अब एक बात बताइए, सिंपल से सोचते हैं इसको। बिल्ली से हट के आते हैं। बिल्ली तो सब लोग बिल्ली 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 कि बिल्ली एक बार में ही पिंजरा खोल के बाहर नहीं पहुंचती है, और तो फिर बार बार प्रयास करती है, अंततः वह सफल होती है और फिर उसको खाना मिलता है। तो ये तो हो गया अभ्यास का नियम। अगर बिल्ली की बात करें तो आप खुद पे अप्लाई करिए। देखिए, कोई भी सिद्धांत तभी बनाया गया क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमको अपने ऊपर अप्लाई करके उसको पढ़ना है। हमें बिल्ली के लिए नहीं बनाया, बस वो अध्ययन बिल्ली के ऊपर हुआ है, पर वो हमको पढ़ना किसके लिए है? पढ़ना तो उसे हमें अपने लिए ही है। ठीक है, देखिए, अगर इसकी बात करें अभ्यास या प्रयास के नियम की, तो क्या आप एक बार में कार चलाना सीख गए थे? क्या आप बाइक चलाना एक बार में सीख गए थे? आप तत्पर थे कि हम चलाने सीखें इसको, लेकिन क्या आप एक ही बार में सीख गए थे? नहीं सीखे थे ना। तो यही है आपका अभ्यास या प्रयास का नियम। अब बात करने वाले हैं हम प्रभाव के नियम की, कि क्या होता है प्रभाव का नियम। देखिए, जो प्रभाव पड़ता है हमारी जो कार्य, हमने पहले क्या किया कि हमने पहला क्या किया? तत्पर हुए, फिर अभ्यास किया और हमारे बिल्ली की भूख शांत हो गई। यह हुआ उसका प्रभाव, और उसने सीख लिया कि पिंजरा कैसे खोलना है। आप कार चलाना, बाइक चलाना सीख गए, यह हुआ आप पर प्रभाव। तो यह रहा थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये तीनों पॉइंट थी। तत्परता का नियम, अभ्यास या प्रभाव का नियम, और तीसरा है आपका प्रभाव का नियम। आपको अधिगम हो, अधिगम के लिए ये बहुत 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 जरूरी है कि ये तीन की तीनों बातें आपके लिए हों। जब ये तीन की तीनों बातें होंगी तभी आपका अधिगम सक्सेसफुल होगा। जब मतलब ये तीन, अगर आप अधिगम होने के लिए तीन चीज, किन तीन चीजों का होना जरूरी है? आपके अंदर तत्परता का होना जरूरी है, आपके अंदर अभ्यास का होना जरूरी है, और साथ ही साथ आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ना जरूरी है। ठीक है, तो जब ये तीन बातें होंगी, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, अधिगम तभी पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा, और पूरी तरह से कंप्लीट अधिगम तभी होगा जब ये तीन की तीनों बातें होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक का अधिगम स्थानांतरण का नियम पढ़ना है हमें। थॉर्नडाइक के अधिगम स्थानांतरण का समान तत्वों का नियम। सबसे अच्छा सिद्धांत अधिगम में थॉर्नडाइक का ही लगता है मुझे। तो इतना बेसिक सा, इतने आसान शब्दों में एक बात कही है कि क्या बताएं। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, इतना बेसिक, इतने आसान तरीके से हर चीज को समराइज करके बता दिया है कि क्या बताया जाए। थॉर्नडाइक का अधिगम के स्थानांतरण का समान तत्वों का नियम पढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि चीजें वहीं तक ट्रांसफर होती हैं जहां तक समान होती हैं, मतलब बिल्कुल एक जैसी होती हैं। पहले और बाद के अधिगम में स्थानांतरण वहीं होता है जहां तक समानता पाई जाती है। देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। इसको मैं मिटाल रहा हूं, थॉर्नडाइक लिखा रहते हैं, इसको मिटालते हैं। बहुत बहुत बेसिक सी बात है, तुरंत आप लोग समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, इन्होंने कहा कि अगर आपको पता है कि ए ऐसे बनता है, आपको पता है बी ऐसे बनता है, तो इतना तो आपको पता है। फिर आगे क्या होता है कि आप ए बी सी डी, आपके सामने अब चार शब्द रख दिए गए, ए बी सी डी। लेकिन तो अधिगम का जो स्थानांतरण है वो कहां तक होगा? वो होगा सिर्फ और सिर्फ ए और बी तक, क्योंकि इतनी चीजें आपके सामने पहले से ही आ चुकी थी, आप इसको पहले से जानते थे। तो अधिगम का स्थानांतरण सिर्फ ए और बी तक होगा। सी और डी अब आप फिर से सीखने वाले हैं। सी और डी अब आप फिर से सीखने वाले हैं। ए बी आपको पहले से पता था, आप फिर से आपको ए बी आया तो आपको अधिगम का स्थानांतरण हो गया। इसको बिल्कुल सीखने की जरूरत नहीं थी, मतलब इस पे टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। आपको पहले से पता था तो क्या जरूरत है इस पे फिर से मेहनत करने की। ये आपके सामने आया, आपने कहा ए है बी है, खत्म कहानी। अब लेकिन सी और डी आपको नहीं पता था, तो आप यहां पर लर्निंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहां पर नई चीज हमें सीखनी है। तो यही बेसिक सी बात कही है कि अधिगम का स्थानांतरण का समान तत्वों का नियम कहता है कि अधिगम का ट्रांसफर सिर्फ वहीं तक होगा जहां तक चीजें समान होंगी, जहां तक चीजें समान होंगी। समझ में आ गया? थॉर्नडाइक के प्रयोग वाले बक्से को पहेली बक्सा या पजल बॉक्स कहते हैं।
मतलब जो इन्होंने जिस पे प्रयोग किया था, जिस बक्से पे, वो एक बार पूछा है, यूपीटीटी ने ही पूछा है कि थॉर्नडाइक के प्रयोग वाले बक्से को क्या कहते हैं। रीट में एक बार पूछा है कि थॉर्नडाइक के प्रयोग वाले बक्से को क्या कहते हैं। तो थॉर्नडाइक के प्रयोग वाले बक्से को पहेली बक्सा या इंग्लिश में पजल बॉक्स कहते हैं। थॉर्नडाइक ने 3 किताबें लिखी हैं। पहली किताब है इनकी, इंग्लिश में मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, देखते रहिएगा। ला 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 चलिए देखते हैं। पहली किताब जो है इनकी, एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस क्या है ये? एनिमल इंटेलिजेंस। दूसरी जो है वो है एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी। तीसरी जो इनकी किताब है, एजुकेशन अ फर्स्ट बुक। दिख रहा है? एजुकेशन अ फर्स्ट बुक। देखिए, बुक्स के नाम आपकी जिम्मेदारी है, याद करना है आपको, कैसे करना है वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि फिक्स चीज है कि कम से कम 2 से 3 किताबें यूपी टेट में वो पूछेगा ही पूछेगा। और जब थॉर्नडाइक इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं कि इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कह दिया गया, तो क्यों इनकी किताब को छोड़ा जाए? भैया 90% चांसेस होते हैं कि इनकी एक ना एक किताब का नाम पूछ ही लिया जाता है, तो इनकी किताब को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है। देखिए, जो मेन है, जिन्होंने कुछ बड़े काम कर गुजरे हैं, वो कुछ बड़ा कर गुजरे हैं, तो कुछ बड़ा फायदा भी तो होना चाहिए। अब जब बड़ा फायदा चाहिए तो उनकी किताबों के नाम तो भैया पेपर में देना मजबूरी हो गई है, तो इसलिए इनकी किताबों के नाम जरूर याद रखना है। क्या है? एनिमल इंटेलिजेंस, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन अ फर्स्ट बुक। ये 3 किताबें हैं थॉर्नडाइक की। इसी के साथ आपने थॉर्नडाइक का लगभग मेन पॉइंट सारी की सारी आपने पढ़ ली। कुछ और बातें करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। एक बात और, थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम हैं। कौन है? थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम भी हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। इतनी चीज बच गई थी आपकी थॉर्नडाइक के बारे में। चलिए बात करते हैं थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियमों के बारे में। इसको लिखा रहने देते हैं, ठीक है। देखिए, पहला नियम क्या है? बहुत बेसिक सी बातें हैं इसमें, 2 मिनट का टाइम, खटाखट आप समझ जाएंगे, कुछ नहीं है। पहला है बहुअनुक्रिया का नियम। हम जो कई तरह की क्रियाएं करते हैं, बहुत बार क्रिया करते हैं, तो वो हो गया बहुअनुक्रिया का नियम। बहुत सारी क्रियाएं करने के लिए हमारी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ये हो गया हमारा मानसिक दशा का नियम। फिर है तत्वों की पूर्ण समर्पिता या आंशिक क्रिया का नियम। इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, बहुअनुक्रिया मतलब बहुत, जब बहु मीन्स कई और क्रिया मीन्स काम, तो जो कई बार कोई काम किया जाए तो वही हो गया आपका बहुअनुक्रिया। देखिए, इसको समझते हैं हम तत्वों की पूर्ण समर्पिता का नियम। बिल्ली पे प्रयोग तो पिल्ली से समझेंगे। मान लीजिए एक पजल बॉक्स बनाया गया, ऐसे यहां पे रखा गया भोजन। भोजन यहां रखते हैं, थोड़ा बड़ा रखते हैं भोजन। यहां पे है हमारा मोबाइल, यहां पे है टीवी, यहां पे है फ्रिज, यहां पे है, यहां पे क्या रख दें? कपड़ा, क्लॉथ, और यहां पे रखते हैं हम पंखा, फैन, कुछ भी रखते हैं। अब बताइए, तत्वों की पूर्ण समर्पिता का नियम या आंशिक क्रिया का नियम यह कहता है कि बिल्ली आएगी तो क्या वो बाहर निकलेगी, तो क्या वो मोबाइल पे जाएगी? नहीं जाएगी। वो टीवी पे जाएगी? नहीं जाएगी। वो फ्रिज ढूंढेगी? नहीं ढूंढेगी। वो कपड़ा ढूंढेगी? नहीं ढूंढेगी। वो पंखा ढूंढेगी? वो नहीं ढूंढेगी। वो क्या ढूंढेगी? वो ढूंढेगी तो भोजन। यही कहता है आपका तत्वों की पूर्ण समर्पिता का नियम। यही कहता है कि जिसकी जरूरत होगी, पूरी तरह से जिस पे समर्पित होगा, वही चीज पे जाएगी बिल्ली, और वही उसी चीज पे इंसान भी जाएगा जिसकी उसे आवश्यकता होने वाली है। वो अपनी जो बेसिक आवश्यकता है उसकी, उसी पे सबसे पहले जाएगा। तो सबसे पहली आवश्यकता भोजन है बिल्ली की। बिल्ली के प्रयोग में भोजन था, तो इसलिए
भोजन की तरफ गई है। फिर बात करते हैं सादृश्यता या समानता का नियम। तो बिल्कुल वही है, जैसे आप समझ चुके हैं कि जो भी अधिगम होता है वो कॉमन अधिगम जो होता है उसको रिलेट करते हुए होता है। ठीक है, कि अधिगम का जो होगा, जो जहां पे चीजें सेम होंगी उन्हीं का ट्रांसफर होगा, तो समानता का नियम यही कहता है। फिर आपका सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम देखिए, जो दो चीजें समान होंगी उनको बच्चा सीख लेगा। अधिगम कहां से, जो चीजें कॉमन होगी अधिगम वहीं तक का ट्रांसफर होगा। ये सारी चीजें आपको मैं पहले समझा दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया आपका सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई इतनी बातें? 5 गौड़ नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, मतलब कई काम जब करता है वो, तो बहुअनुक्रिया का नियम, मानसिक दशा का नियम, तत्वों की पूर्ण समर्पितता का नियम, सादृश्यता या समानता का नियम, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ये 5 गौड़ नियम है। 3 प्रमुख नियम है जिन्हें कभी नहीं भूलना है, गलती से भी नहीं भूलना है। वो है आपके, पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रयास या अभ्यास का नियम, और तीसरा है आपका प्रभाव का नियम। 3 बातें बिल्कुल रख लीजिए। इन तीनों का एक साथ होना जरूरी है अधिगम होने के लिए। चलिए, ये बात आई थिंक अब आपको पूरी की पूरी बात थॉर्नडाइक के बारे में क्लियर हो गई। थॉर्नडाइक में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ना कोई बात रह गई हो जो कम समझ में आई हो तो उसको कमेंट में डालना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे तो पहले उसके बारे में बात कर लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम अपने किसी एक नेक्स्ट व्यक्ति को। हम जिसके बारे में नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो हैं आपके, किसके बारे में पढ़ेंगे बताइए? अल्बर्ट बंडूरा के बारे में पढ़ेंगे। भैया, अरे भैया, बंडूरा के बारे में पढ़ोगे? बहुत ही बहुत ही मस्त सिद्धांत है इनका, और सच में बता रहे हैं बहुत मजेदार बातें कही हैं इन्होंने। समझना है, अल्बर्ट बंडूरा बहुत ही अच्छा सिद्धांत है इनका। इसको हटा देते हैं। अल्बर्ट बंडूरा हेडिंग डालते हैं, अल्बर्ट। देखिए, नोट्स बनाते चलिएगा, पेपर में बहुत हेल्प करेगा। देखिए, अल्बर्ट बंडूरा कहां के निवासी हैं? अल्बर्ट बंडूरा कहां के निवासी हैं? कनाडा। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी। इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत देने के लिए जाना जाता है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत इन्होंने दिया है। मतलब अब सामाजिक वर्ड जुड़ गया तो यानी कि बात हो रही है कि हम समाज से जो कुछ भी सीखते हैं उसके बारे में बात की है अल्बर्ट बंडूरा ने। चलिए, डिटेल में लेते हैं इनका सिद्धांत और बात कर लेते हैं अब इस सिद्धांत के बारे में। अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। बात करते हैं इनके सिद्धांत के कुछ नामों की, कि इनके सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए, सिद्धांत के इनके जो नाम है वो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत, अनुकरण अधिगम सिद्धांत या धारणात्मक अधिगम सिद्धांत, साथ ही साथ आदर्श आधारित प्रतिरूप सिद्धांत या मॉडलिंग अधिगम सिद्धांत, और अवलोकनात्मक प्रेरणात्मक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, देखिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत कौन कौन से नाम है? सामाजिक अधिगम मतलब जो समाज से सीखेंगे वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत मतलब हुआ कि हम डायरेक्टली कुछ चीजों को ना सीखकर कुछ चीजों को इनडायरेक्टली सीख लेते हैं, यही बात कही है अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत। अनुकरण अधिगम सिद्धांत मतलब हम कुछ चीजों को आपका अनुकरण करके हम सीखते हैं, आपको फॉलो करके सीखते हैं, यह कहता है आपका अनुकरण अधिगम सिद्धांत। अनुकरण मीन्स होता है किसी को फॉलो करना, कि जैसे वो कर रहा है वैसे हम भी करेंगे। आदर्श आधारित सिद्धांत, आदर्श मतलब कि बच्चा अपने किससे सीखता है? जो उसका रोल मॉडल होता है। कि जैसे अगर क्रिकेट खेलने वाला कोई बच्चा है, सचिन तेंदुलकर को बहुत महान मानता है, तो वो देखेगा, ध्यान से देखेगा कि वो बैटिंग कर रहे हैं तो उसने चौवा कैसे लगाया, धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट कैसे मारा। तो ये हो गया कि उसने किससे सीखा? आदर्श से सीखा। और उसका आदर्श कहां से है? समाज से। इसीलिए इस सिद्धांत को मुख्यतः हमने क्या कहा है?
सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अवलोकनात्मक या प्रेरणात्मक अधिगम सिद्धांत की, मतलब बच्चा अवलोकन करके सीखता है, किसी से प्रेरणा लेकर के सीखता है। चलिए और डिटेल में लेते हैं हम इनके सिद्धांत को। चलिए, बंड्यूरा का सिद्धांत अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत कहलाता है, मतलब नॉलेज से रिलेटेड कॉग्निटिव वर्ड यूज किया जाता है। जो अल्बर्ट बंड्यूरा का सिद्धांत है ये कॉग्निटिव प्रिंसिपल पे आधारित है। उन्हें आधुनिक आंदोलन का जनक भी माना गया है, मतलब आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी माना गया है अल्बर्ट बंड्यूरा को। बंड्यूरा का सिद्धांत अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा गया है। और सच में ये बात है भी कि अल्बर्ट बंड्यूरा साहब का सिद्धांत जो है आपको खुद में लगेगा, आप इसको डिटेल में पढ़िए, आपको भी खुद पता चलने वाला है। इतना सिंपल तरीके से कहा है इन्होंने सारी बातों को, पूरी अधिगम की निचोड़ निकाल ली है इन्होंने अपने सिद्धांत में। आपको लगेगा कि क्यों इनके सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा गया है, तो इसका कारण भी है। मुझे थॉर्नडाइक और अल्बर्ट बंड्यूरा दोनों का सिद्धांत इतना प्यारा लगता है कि क्या बताएं। सीधे आपके लाइफ से कनेक्ट करने वाली चीजों को उठा के रख दिया है अल्बर्ट बंड्यूरा और थॉर्नडाइक ने। चलिए देखते हैं अल्बर्ट बंड्यूरा के सिद्धांत को क्यों कहा गया है सबसे बेस्ट सिद्धांत। आई होप अभी तक की सारी बातें आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होंगी, क्रिस्टल क्लियर। चलिए देखें, बंड्यूरा का सिद्धांत अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा गया क्योंकि उनका सिद्धांत मानता है कि ना सीखना भी सीखना है बात सही है कि नहीं? अगर आपने कोई ड्रिंक कर रहा था, आपने नहीं सीखा, तो भी तो आपने कुछ सीखा। कुछ चीजों का अनुकरण हम नहीं करते हैं, किसी से नहीं अडॉप्ट करते हैं, उससे वो चीज नहीं सीखते हैं, यह भी एक सीखना है। बहुत सही बात। देखिए क्या किसी ने ऐसी बात बोली है अधिगम को लेके? कितनी सिंपल और कितनी बड़ी बात है। हम हमेशा कहते हैं जिसको देखो सीखो सीखो सीखो। क्या किसी ने ये कहा कि कुछ चीजों का ना सीखना भी सीखना है? तो कितनी सही बात है। इसीलिए इनके सिद्धांत को बेस्ट कहा गया, क्योंकि इन्होंने कहा ना सीखना भी सीखना है, कुछ चीजों को नहीं भी सीखना चाहिए। हम कुछ चीजें नहीं भी सीख रहे हैं तो ये भी कुछ सीख रहे हैं, उस टाइम पे भी हम कुछ सीख रहे हैं जब हम कुछ नहीं सीख रहे हैं। मजा आ रहा होगा इस चीज को समझने में कि ना सीखना भी कुछ सीखना है। अलग अलग तरह के एग्जाम्पल बनाइए दिमाग में सब लोग बैठ के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार हम जिनसे सीखना चाहते हैं वे आदर्श उसे अप्रत्यक्ष रूप से सीख लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हम एम एस धोनी को अपना अगर आदर्श मानते हैं तो हम उनसे डायरेक्टली तो कभी नहीं मिलते हैं। कहीं क्या आप कभी गए धोनी से मिलने? नहीं गए ना। लेकिन अभी कहे हेलीकॉप्टर शॉट की बात करें, अभी देखिए सबके सब, अभी साइना नेहवाल के बैडमिंटन की बात करें, लड़कियों, अभी बात करते हैं वो उस वाले सीरियल की, कोई भी सीरियल जो भी आप लोग देखती हो, मैं नहीं देखता तो नाम नहीं पता ज्यादा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, अभी बात करें कैटरीना कैफ की उस दिन वाली ड्रेस, दीपिका पादुकोण की उस दिन वाली ड्रेस, दिशा पटानी की वाली ड्रेस। लड़कियों को एक एक चीज पता होती है। क्या आप उनसे मिलने गई थी? नहीं गई थी। क्या आप धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट सीखने गए थे? नहीं गए थे। लेकिन आपने अप्रत्यक्ष रूप से, कई बार हम जिनसे सीखना चाहते हैं वो हमारे आदर्श होते हैं, तो हम उनसे मिले नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम उनसे सीख लेते हैं। तो यही बात कही है अल्बर्ट बंड्यूरा ने। चलिए हम आदर्श मॉडल को देखकर अवलोकन करके उसका अनुकरण करके सीखते हैं, उसका अनुसरण करके सीखते हैं। यही बात, सिंपल सी बात जो मैंने अभी आपको बताई कि हमने आदर्श मॉडल को देखते हैं और उनका अवलोकन मतलब उनको देखते हैं और वैसे ही करने की कोशिश करते हैं और सीख जाते हैं। समझ में आई बात? कितना सिंपल सा सिद्धांत है, समझ में आ रहा होगा ना। बहुत सिंपल सी बातें कही हैं इन्होंने कि हम अपने आदर्श से सीखते हैं। नाम सिर्फ इनके सिद्धांत के कुछ नहीं करना है, शुरुआत में जो 5 नाम आपको दिए थे बस वही याद करना है, सब समझ में आ जाएगा। अधिगमी एवं आदर्श मतलब जो सीखने वाला है और जिसे आप फॉलो कर रहे हैं, दोनों समाज का हिस्सा हैं। भाई सचिन तेंदुलकर, दिशा पटानी, ऐश्वर्या राय, एम एस धोनी, ये सभी के सभी आपके समाज का ही हिस्सा हैं। तो अधिगम एवं अधिगमी दोनों समाज में आते हैं, इसीलिए इसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। बंड्यूरा ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध बार्बी डॉल का प्रयोग किया,
जिसमें बालक के 3 समूह किए थे। बंडूरा ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा प्रयोग किया? बार्बी डॉल का प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने बालकों के 3 समूह किए थे। ठीक है, बंडूरा ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध बार्बी डॉल प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने बालकों के 3 समूह लिए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा कि अल्बर्ट बंडूरा का प्रयोग किस पर आधारित था? तो अल्बर्ट बंडूरा का प्रयोग किस पर आधारित था? बार्बी डॉल पर आधारित था। अब यहां से आते हैं हम इनके सिद्धांत की कुछ मुख्य बातों पर, जहां पे आपको थोड़ा सा समझना है। अभी तक तो खेल खेल चल रहा था, खेल खेल चल रहा था ना। कितनी अच्छी अच्छी बातें कही कि हम अपने आदर्श को देखते हैं, दिशा पटानी, एमएस धोनी, ऐश्वर्या राय, सबकी बातें हो गई। अब बात करते हैं इनके सिद्धांत की कुछ मुख्य बातों की। ठीक, तो बंडूरा के सिद्धांत को निम्नलिखित रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए यहां पे तो एग्जांपल दिया हुआ है, आदर्श हमने लिया है राम रहीम को, अवलोकन है उनका सत्संग टीवी। इस एग्जांपल को छोड़ते हैं, एक रीसेंट एग्जांपल से कनेक्ट करते हैं, आपके सुशील कुमार जी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्या थे वो? हमारे समाज में क्या थे? आदर्श थे। सुशील कुमार कौन था? आदर्श थे। इसको सिर्फ नोट्स बनाइएगा, यहां समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। नया टॉपिक है तो ज्यादा जल्दी रिलेट कर ले जाएंगे आप। देखिए आदर्श कौन है? तो आदर्श आपका कौन है? आदर्श आपका सुशील कुमार है। आप क्या करते थे? उनको उनका अवलोकन करते थे, मतलब उनको देखते थे। कहां पे देखते थे? टीवी पे देखते थे। जब वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा था तब टीवी पे आता था, स्पेशल स्पोर्ट्स चैनल पे। आप लगा के कुश्ती वाले डिशम 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 देखते थे उनको। अच्छी चीज थी, देखते थे, वो देखना भी चाहिए। तो क्या थे वो? आदर्श थे। अवलोकन कहां किया? टीवी पे किया। धारणा या अनुकूलन क्या किया? उनकी शिक्षा को, उनके जो खेल को हमने जीवन में उतार लिया। उनकी शिक्षा को हमने जीवन में उतार लिया। अब यहां पे आती है मेन बात। पहली बात, आदर्श थे सुशील कुमार। अवलोकन किया हमने उनका टीवी पे, या जाके ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड में चले गए होंगे तो अवलोकन किया वहां जाके। धारण किया उनका खेलने का तरीका, अपने अंदर धारण किया कि अगर हम भी कुश्ती करेंगे, ये वाला पंच जिन्होंने यहां मारा था तो ज्यादा मजा आता। तो उनसे आपने सीखा कि हम यहां मारे थे तो हम हार गए थे उस दिन, इसने देखो यहां मारा इस सिचुएशन में तो ये जीत गया। ठीक है, तो वहां पे आप इस चीज को उनसे सीखेंगे। फिर बात आती है प्रेरक की। अब क्या हुआ कि हमने उनसे खेलना तो सीख लिया, अब उनके जीवन में आ गया मोड़। ठीक है, अब हो गई उनकी बदनामी, किसी मुद्दे में वो गए फंस। ठीक है, अभी वो दोषी साबित हुए कि नहीं साबित हुए तो हमारी अदालत करेगी, लेकिन तब तक के लिए क्या हुआ? अगर आप सुशील कुमार को फॉलो करते थे तो 4 लोग आपका मजाक बनाने लगे कि जेल चले गए, बड़ा उनकी तारीफ करते थे। अब यहां पर आता है आपके पास 2 प्रेरक, या तो आप सबलीकरण रखिए या तो निर्बलीकरण कर दीजिए। सबलीकरण का क्या अर्थ होगा कि आप उनकी शिक्षा को अपने जीवन में कंटिन्यू रखिए। इसको, उनकी जो शिक्षा है, उनका एक साइड कैसा भी रहा हो लेकिन वो कुश्ती में महारत थे तो उसको कंटिन्यू रखेंगे। और या फिर उनका दूसरा साइड आता है, यानी कि निर्बलीकरण वाला साइड आता है, और हम क्या करेंगे कि उनसे जो कुछ भी सीखा था वो हम अपने दिमाग से हटा देंगे, लीव कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे। हमने उनसे जो कुछ भी सीखा था उसको भूल जाएंगे कि उसने जो भी बोला सब गलत था, उसको कुछ नहीं आता था, उसने अपनी जिंदगी में जो भी किया वो बिल्कुल गलत किया। समझ में आया? सबलीकरण और निर्बलीकरण समझ में आया? ठीक, सबलीकरण और निर्बलीकरण आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया तो समझ लो बंडूरा का पूरा सिद्धांत आ गया। इससे ज्यादा इनका सिद्धांत कुछ भी नहीं कहता है। फिर से समझते हैं इसको, क्यों आराम से पढ़ते हैं, कहां जाना है, जल्दी थोड़े है। आदर्श कौन? सुशील कुमार। अवलोकन किया टीवी पे, धारण अनुकूलन किया उनके खेलने का तरीका। अब आता है हमारी जिंदगी में प्रेरक, या तो वो सबलीकरण यानी कि उसको जारी रखेंगे, और या तो निर्बलीकरण, बंद कर देंगे उनसे हम सीखना। क्या बंद कर देंगे? सीखना। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि उनकी अच्छी चीजों को हम सीखते रहे, उनके अंदर जो बुराइयां हैं हमको उससे क्या लेना देना भैया, वो उनका पर्सनल मैटर है। वो खेलते अच्छा है तो उसका सबलीकरण किया और उसको हमने अपने जीवन में उतार लिया, हमको दूसरे साइड से कोई मतलब ही नहीं है तो उसका कर दिया हमने निर्बलीकरण, क्योंकि उनकी जिंदगी का वो पर्सनल मैटर है। बाद में उन्होंने अपने सिद्धांत को थोड़ा सा चेंज भी किया। बाद में बंडूरा ने
थोड़ा सा अपने सिद्धांत को बदला। देखते हैं क्या चेंजेस किए उन्होंने अपने इस सिद्धांत में। बाद में बंडूरा ने अपने सिद्धांत को थोड़ा बदला और अब अवधान यानी कि अटेंशन लेके आएगी। किसी चीज पे आप अवधान आता है, पहली चीज जो आती है वो आती है अवधान, मतलब आप कहीं पर अपना अटेंशन रखते हैं। फिर क्या करते हैं, धारण करते हैं, यानी कि उस चीज का रिटेंशन करते हैं। पहले अवधान यानी कि अटेंशन, फिर धारण करते हैं उस चीज का रिटेंशन। मतलब देखिए कहीं आपने ध्यान दिया, फिर ध्यान देके क्या किया, सीखा। ध्यान दिया तो क्या किया, सीखा। फिर क्या किया, उस चीज को धारण किया, अपने अंदर रिटेंशन अपने दिमाग में लाए। फिर पुनरुत्पादन किया। पहले देखिए सीखा, धारण कर लिया अंदर, जरूरत पड़ने पर जब उसको बाहर निकाला तो उसका पुनरुत्पादन किया, उसका रिप्रोडक्शन किया। उसका क्या किया, रिप्रोडक्शन किया। अवधान यानी कि धारण करना, अपने अंदर अटेंशन दिया, धारण, अपने अंदर ध्यान दिया, उसको सीखा, फिर धारण किया, अपने अंदर उसको समाहित किया, फिर पुनरुत्पादन कर उसको रिप्रोडक्शन किया। जब जरूरत पड़ी तो उस चीज को वापस भी निकाल दिया। यही हुआ आपका रिप्रोडक्शन। और अब यहां पे उस रिप्रोडक्शन के बाद फिर से लास्ट पॉइंट वही आता है आपका प्रेरक, यानी कि अब आप चाहें तो उस चीज को कंटिन्यू रख सकते हैं जिस चीज का आपने उत्पादन किया। जब आपने समाज में उस चीज को उत्पादन किया, जैसे इसको समझते हैं, एक बच्चा है, उसने जिंदगी में जब पहली बार कहीं गाली सुनी, बुरा नहीं मानना है कि सर क्या एग्जांपल दे रहे हैं, एकदम सटीक एग्जांपल, बच्चे ने कहीं गाली सुनी, ध्यान दिया, उस पर धारण कर लिया, अपने दिमाग में रख ली, हम भी ये वाली शब्द बढ़िया लगा, हम भी करेंगे ऐसा, ठीक है। अब उसने क्या किया, कहीं पर उसका रिप्रोडक्शन किया, ठीक है, उसका रिप्रोडक्शन किया, यानी कि उसका पुनरुत्पादन किया, ठीक है। उसने भी उस शब्द किसी को गुस्से में कह दिया, क्योंकि उसने देखा था कि वो इंसान गुस्से में था, तो उसने ये चीज बोली थी। अब बच्चे ने भी क्या किया कि उसी चीज को दे डाला किसी को। अब ले भैया, उसकी तो शुरू हो गई बुराई। अब वो बच्चे के ऊपर, बच्चे के संस्कारों के ऊपर होता है कि प्रेरक कैसा है, उसका सबलीकरण करता है या उसका निर्बलीकरण करता है। सबलीकरण करेगा तो आगे फिर गाली देगा, और उस चीज को अपने अंदर समझ के कि ये गंदी आदत है, वहीं से वहीं हटा देगा, तो यानी कि उस चीज का हो जाएगा निर्बलीकरण। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं अब उनपे आते हैं, क्योंकि अब इससे ज्यादा इनके सिद्धांत के बारे में कुछ नहीं है। यही जो बातें थी, जो सिद्धांत में मैंने आपको लास्ट में बताई, यही समझने वाली बातें थी। आई होप आप सबको समझ में आ गई होंगी। प्रमुख पुस्तकें जो है इनकी, वो है साइकोलॉजिकल मॉडलिंग, इंग्लिश वाले भैया लिख लेना, साइकोलॉजिकल मॉडलिंग, ठीक है, साइकोलॉजिकल मॉडलिंग। दूसरी जो किताब है इनकी, वो है सोशल लर्निंग थियरी। क्या है, सोशल लर्निंग, तो दिख ही नहीं रहा है, पूरी मेहनतें बर्बाद हो गई। आप लोग बताते नहीं है यार कि दिखता नहीं है सर। देखिए यहां पे लिख रहे हैं हम, ठीक है, साइकोलॉजिकल मॉडलिंग पहली किताब दिख रहा है अब ना। दूसरी जो है वो है आपकी सोशल लर्निंग थियरी, और फिर तीसरी जो है आपकी वो आती है सोशल लर्निंग इन साइंस। तो ये रही इनकी 3 बुक्स, यानी कि किताबें हैं इनकी अल्बर्ट बंडूरा साहब की। तो आपने पढ़े 2 जबरदस्त सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहने वाली है, क्योंकि अगर अधिगम पूछा जाएगा तो इनके सिद्धांत को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। आपने पढ़ा है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, आपने पढ़ा है एल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत, दोनों लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छी बातें की। आप सब परिचित थे तत्परता का नियम से, प्रभाव के नियम से, आप सब अभ्यास का नियम के बारे में जानते हैं। जो लोग एल्बर्ट बंडूरा के बारे में डिटेल जानते थे वो जानते थे, जो नहीं जानते सब जानते थे कि हम अपने आदर्श से सीखते हैं, सब जानते थे, बस नहीं जानते रहे होंगे। तो वो 4-5 स्टेप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है।
और नहीं जानते थे तो क्या डरना है, अब तो आप सब जान गए हैं, तो अब हमें काहे की टेंशन जब हम जान गए हैं। तो इसी के साथ अगर आप लोगों को ये सिद्धांत समझ में आ गए हो तो ठीक है, नहीं आए हो तो वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखना है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बताना है, फिर से इस क्लास को हम लोग फिर समझेंगे, डिटेल में जाके समझेंगे और बेहतरीन बेहतरीन एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। अगर नहीं आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या समझ में नहीं आया है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मुझे विदा दीजिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।